स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, अगली समिति की हम बात हम करेंगे। और ये जो सेशन है आपका, ये पंचायती राज सिस्टम से है। तो अगली समिति का नाम है LM सिंधवी समिति 1986। अब देखिए, इससे पहले अभी हमने देखा था कि PV के राव समिति, यानी शॉर्ट में इसको राव समिति के नाम से भी जानते हैं। 1985 में इसने अपनी रिपोर्ट 1986 में दी थी, लेकिन भारत रत्न सरकार ने इसके सुझावों को नकार दिया था। तो जस्ट उसके बाद ही उसी वर्ष में, यानी कि जिस वर्ष में भारत सरकार ने नकारा था, उसी वर्ष में एक नई समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था 1986 में। ठीक है, तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल सिंधवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। और इसके क्या क्या सुझाव थे, तो देखिए, ये पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया जाना। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो आती है, आप ध्यान में ये आपको रखने वाली ये सवाल आया है कि पंचायती राज सिस्टम में वह कौन सी समिति थी जिसने सबसे जो है पहले ये पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की का सुझाव दिया। तो वो यही समिति थी। ये हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया था। यही जो पहली समिति थी ऐसी संवैधानिक। तो ये आपका ये फर्स्ट है, ये पंचायतों को संवैधानिक आधार ये दिया जाए। और उसके बाद में जो अगला इसमें आता है पॉइंट है कि जो इसके सिस्टम को ये थ्री ये स्टेप में ही जो है रखा जाए। तीसरा है कि संविधान में पंचायतों के संबंध में आवश्यक संशोधन भी हो। ठीक है, अगला है कि राजनीतिक दलों की भागीदारिता को हतोत्साहित करना, अर्थात ये पंचायतों के ये चुनाव गैर दलीय हों। और ये पंचायतों के जो भी ये चुनाव हो, ये नियमित जो है कराया जाए। अब देखिए, इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना कि ये पंचायतों में के जो इलेक्शन होने चाहिए, ये गैर दलीय होने चाहिए। अभी जैसे वर्तमान में अभी हम जिन दलों की सेंट्रल लेवल पे हम अगर बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि वो कौन कौन से दल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि वो ही दल, सेम दल, वो इस सिस्टम में लागू ना हो। मतलब मेरी बात आप लोग लगा सुना, तो यानी कि विभिन्न प्रकार के दलों से ये पंचायती राज सिस्टम जो है तैयार हो। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सबके अलग अलग वो चिन्ह होते हैं पंचायती राज सिस्टम का। जब ये होता चुनाव होता है ना, तो लोटा, बर्तन, सीटी वीटी, ये सब चीजें। तो ये गैर ये दलीय के रूप में मतलब कि इनको लिया जाता है। अगला है कि पंचायतों को मजबूत बनाने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए। हालांकि दिया भी जाता है, ये मतलब गांव के लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिले लेवल पर भी बहुत सारा धन जो है वो सरकार देती है। और वो सामाजिक, यानी कि आर्थिक ये विकास के लिए और सामाजिक ये न्याय के लिए। ठीक हो गया। आर्थिक विकास कैसे होगा भाई? गांव में सड़क के, बिजली, मकान, शौचालय, ये सब चीजों का निर्माण कैसे होता है? जब राज्य सरकार या जो है केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है, ये सब चीजें तभी तो बनती हैं। तो ये वही बोल रहा है कि पंचायतों को मजबूत जो बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिया जाए। ठीक हो गया। तो अगला पॉइंट है कि न्याय, ये पंचायत ऑब्लिक ये ग्राम ये न्यायालय का गठन किया जाए। मतलब देखिए, न्याय पंचायत का भी गठन का उसने सुझाव दिया था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही जो है, दोनों पंचायती राज या के अधीन में ग्राम लेवल पर एक न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। वो क्या काम करेगी? वो आपस के निपटारे वहीं तक निपटा देगी। मतलब ये कहने का मतलब है। और यहाँ से एक सवाल आता है, न्याय पंचायतों को मैक्सिमम कितने रुपए की कहते हैं ये विवाद सुलझाने का वो दिया गया, पावर दिया गया है। तो वो है 500 तक का। ठीक है, यानी कि वो किसी विवाद में किसी के ऊपर जो है 500 का चार्ज वो लगा सकती है, कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब इतनी ही ये चीजें जो है इम्पोर्टेंट थी इस समिति के संबंध में, तो ये इसलिए है। तो अब मुझे एक आंसर आप लोग अभी अभी देंगे, वो कौन सी पहली समिति थी जिसने स्थानीय स्वशासन या पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दी? मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अगली जो समिति का नाम है, ये PK थुगन समिति 1988, जस्ट उसके 2 साल के बाद में। ठीक है, अब इसने क्या क्या सुझाव दिए थे, क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, 1988 में PK थुगन समिति का गठन ये पंचायती संस्थाओं पर ये विचार करने के लिए
के लिए इसका गठन किया गया था और इस समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को सख्त और शक्तिशाली मजबूत बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। इसने भी सिंधवी समिति का क्या क्या सपोर्ट किया कि भाई अगर उनको और शक्तिशाली बनाना है तो संविधान में जोड़ दो, एक बार जोड़ दोगे उसके बाद वो हटेगा ही नहीं। हाँ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं लेकिन वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए संविधान का जो ये जो भी ढांचा है ना, हमेशा आप लोग ये ध्यान में ये रखिएगा, उसको उस ढांचे में कभी भी कोई चीज जनरली हटाई नहीं जा सकती, जनरली हटाई नहीं जा सकती, उसके स्वरूप को बस केवल चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसका उदाहरण आपका वो क्या है, ये जम्मू कश्मीर का जो ये राज्य है। ठीक है, हालांकि उसको आर्टिकल 370 के अधीन में से उसको हटाकर और दूसरे उसी प्रावधानों में मतलब कि उसको जोड़ा गया है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला है इसमें देखिए कि इस समिति ने अब ये क्या कहती है कि ये पंचायतों का सीधा संबंध जो है संघ से होना चाहिए। अब देखिए इसने एक नई चीजें इसने लपट जोड़ दी कि इसने कहा कि जो है पंचायतों का जो सीधा संबंध है वो राज्य से नहीं, वो सेंट्रल या संघ से होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग और एक नियोजन और समन्वय समिति का गठन होना चाहिए। तो इसने भी वही बात यहाँ पर कर दी कि एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जो कि राव समिति ने भी यही सुझाव दिया था। तो राव समिति वो थी जिसने अपने पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग के गठन की मांग की थी। ठीक है, और सिंधवी समिति वो थी जिसने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया था। दोनों समितियां इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो अगला पॉइंट है, देखिए अब इसमें अब इसी समिति के बाद में अब कुछ होने वाला है फाइनल। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में ये आप लोग जो है जो रखिएगा क्या होने वाला है। फिलहाल अगर इसमें आपको दिख नहीं रहा है तो आई थिंक लगभग दिख ही रहा होगा हल्का हल्का, नहीं तो आप लोग सुनते रहिए। अगला है 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में रुचि ली, यानी कि इनको अच्छा लगा। ठीक है, तो उसके बाद में सिंधवी और सुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर अब क्या होता है कि अब यानी कि अब देखिए, अब हमने अभी देखा ना सिंधवी और सुंगन समिति ने दोनों ने सुझाव दिया था कि भाई संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए इनको। ठीक है, तो उसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए स्थानीय स्वशासन को, पंचायत को, जवाहरलाल नेहरू जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर देते हैं। अब यहाँ से पास होता तभी ये फिर राज्यसभा में होता पास। ठीक है, लेकिन जो कि लोकसभा के द्वारा जो पारित तो हो जाता है, लेकिन राज्यसभा के द्वारा उसे नामंजूर कर दिया जाता है। तो उसके बाद में यहाँ से बात ही खत्म हो जाती है। अब जब राजीव गांधी हटते हैं, अब कौन आता है इनके बाद में, अगले प्रधानमंत्री जो आते हैं पीवी नरसिंह राव आते हैं। ठीक है, यानी कि इसके पश्चात में पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जो कि बड़े ही आराम से लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ, ये पास हो गया। और अब सिर्फ क्या लोकसभा राज्यसभा में पास होने का ये मतलब नहीं था कि ये पास हो गया। भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है और ये रहा था जिसमें राज्यों के विधानसभाओं का अनुमोदन भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, राज्य क्या है, तो राज्य ही सम्मिलित नहीं होंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं होगा। तो आधे से अधिक राज्यों ने की विधानसभाओं ने अनुमोदन भी दे दिया, उसके बाद में राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो फाइनली जो होता है, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में ये जो संवैधानिक ये दर्जा ये मिल जाता है। ठीक हो गया? ठीक है, अब क्या होता है, अब फाइनली इसको किस वर्ष से लागू किया जाता है, तो 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन जो है ये पूरे देश में लागू हो जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है क्या कहा जाता है बताइए, पंचायती राज दिवस इसी दिन को मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है ना, अब ध्यान में आप लोग सभी लोग रखिएगा इसमें। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये आपका हो चुका है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब ये पारित होने के बाद में देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का क्या हुआ, गठन हुआ, शुरुआत हुई और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इसलिए क्या होता है, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को क्या किया गया, फिर से इसमें ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर जो किया गया और 9(a) के रूप में इसमें जोड़ा गया, जो कि
ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि 243 आर्टिकल से लेके 243 ओ तक ये आते हैं। और इसके लिए एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। ठीक है। तो 11वीं जो है ये अनुसूची जोड़ी गई, जो कि ये पंचायतों से संबंधित है। चलिए, तो इतनी चीजें आपकी हो चुकी हैं। आई होप कि अब इसके बारे में हमें जानना है, ये जो 16 आर्टिकल्स हैं जो कि पंचायतों को डिफाइन करते हैं, कि इन 16 आर्टिकलों में क्या क्या चीजें डिफाइन होती हैं, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, बस उनको ही पढ़ना है। उसके बाद में आपका ये पंचायती राज का सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इसमें हम देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में ही देखते हैं फिलहाल, बाकी चीजें आपकी लगभग हो चुकी हैं। तो इसमें देखिए 243 में तो ये पंचायत की परिभाषा से ये क्या रिलेटेड है। ठीक है, ठीक हो गया। अब ग्राम सभा, ये ग्राम सभा का गठन जो है ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका 243 ए के अधीन में ग्राम सभा का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है। अगला आता है बी, 243 बी। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह पंचायतों का गठन और संरचना। ठीक हो गया। हालांकि ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक वो लघु रूप में है और यहाँ विस्तृत ये रूप में यहाँ पर दिया गया है। ये आपका 243 ये आपका है, बी है। अगला सी आता है। ठीक है। तो देखिए, अभी हमने ये बी वाले में ये देखना पड़ गया, इसमें गठन और संरचना की बात हुई है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 243 ये जो बी है, इसमें संरचना कैसी होगी, ये जो है जो त्रिस्तरीय है। ठीक है, आज भी वही है। और किस किस लेवल पे है आप सभी जानते हैं। इसमें इसमें कोई चीज ऐसी चीज नहीं है। अगली है आपकी 243 सी है। तो इसमें क्या है कि पंचायतों की संरचना की बात यहाँ पर कही गई है, कि इनकी संरचना जो होगी कैसे कैसे होगी, और किस क्षेत्र के लोग जो है या फिर किस निवासन क्षेत्र के लोग जो है कैसे कैसे इसमें मतलब कि भाग लेंगे। तो चलिए, इसको मैं एक बार ये पढ़ भी देता हूँ। इसके तहत में क्या होता है कि राज्य विधान ये मंडल को विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर कि पंचायत के ये प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या में का ऐसी ये पंचायत में निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य के यथा साध्य एक ही होगा। मतलब पूरे भारत में जो एक परिसीमन होगा वो एक जैसा होगा, कहने का मतलब यहाँ पर इस लाइन का बस यही है। ऐसा नहीं है कि यूपी में भी अलग है, मान लो कि 2 लाख के ऊपर इतने मतलब ये लोग होंगे चुने जाएंगे, और फिर झारखंड में क्या हो भी अलग हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला है आपका कि ये ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का जो ये चुनाव होगा वो राज्य के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार जो है होगा, और प्रत्यक्ष रूप से होगा, जो कि आप सभी जानते हैं। ये पंचायती राज के ये क्या होता है, इलेक्शन भी होते हैं समय समय पर, यानी समय का मतलब है हर 5 साल में होते हैं। उससे पहले अगर भंग होती है तो भंग होने के विथिन 6 मंथ में भी ये चुनाव होते हैं। अगला आपका आता है डी, आरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। देखिए, अब ए बी सी डी सब आपको ध्यान में ये रखने हैं। 16 है ना, तो 16 ये 1 बाय 1 सबके सबके आपको ये मोटा मोटा मालूम होना चाहिए। तो डी में है पंचायतों में आरक्षण। आरक्षण का मतलब है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक हो गया। ये चीज ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। और इसमें जो एक चीज इसमें और ऐड की कि एक ये तिहाई जो मतलब कि वो सीटें होंगी उसमें इन वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। ठीक हो गया। परंतु राज्य विधानमंडल चाहे तो महिलाओं का आरक्षण जो है 50% ये जो है जो कर सकती है। ठीक हो गया। और इसी के आधार पर ये चीजें जब ये गठन हुआ था 73वें संविधान संशोधन में, तो उस समय ये सारे प्रावधान ये दिए गए थे, जो कि अब क्या है कि अब ये जो कर दिया गया है, यानी कि 50% जो है अब ये कर दिया गया है। उस समय कहा गया था कि 50% जो है अगर राज्य विधान मंडल चाहे तो कर सकती है। अगर यहाँ पर 80% भी होता उस समय मान लो, तो आज 80% भी हो चुका होता। तो यहाँ पर ये चीजें आपकी हो गई हैं। तो ये अब इससे संबंधित मैंने बाकी आपको समझा दिया है कि 2008 में उत्तराखंड में 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया है, और 2009 में भारत सरकार ने भी
सेंट्रल लेवल के लिए लागू कर दिया है। ठीक है, अगला है आपका 243 ई। अब ये कार्यकाल की बात आ रही है। कार्यकाल जो है होता है और जनरली यहाँ पर डिफाइन किया गया है 5 वर्ष का होगा। ठीक है, जैसे विधानसभा का होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, इसमें ये आता क्लोज कि मान लीजिए अब ये पढ़ने वाली इसमें मतलब कोई चीज है, इसका मैं एक निचोड़ आपको यही बताऊंगा कि इनका कार्यकाल की व्यवस्था रखी गई है 5 साल की। अगर ये 5 साल के भीतर में ये भंग हो जाती है किसी भी कारणवश, तो विद इन 6 महीने में इसके री इलेक्शन होंगे। और मान लीजिए अगर ये 5 वर्ष आराम से जो चलती है, तो जब तक तो ये जब इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा उससे थोड़ा पहले जो है इनके चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था मतलब की है आर्टिकल इसके अधीन में। ठीक है, अब आर्टिकल 243 एफ में क्या आता है, तो सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। अयोग्यताएं यहाँ पे ये लिखा है, यानी कि मतलब मोटे मोटे रूप से यानी कि योग्यताओं के रूप में ही पढ़ेंगे। तो मिनिमम जो है 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए, जो भी इसका सदस्य जो बनना चाहता है पंचायती राज सिस्टम का, तो उसकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए। 21 वर्ष की नहीं है तो वो नहीं लड़ सकता। अगला है ग्राम, ये आपको जी आता है। तो ये पंचायतों की शक्ति और उसके क्या-क्या राइट्स हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब दी गई हैं। तो शक्तियाँ क्या है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, ये राज्य का दायित्व है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। और 11वीं अनुसूची में ये क्या है, ये दर्ज है जिसमें टोटल 29 विषय जो है दिए गए हैं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, सब चीज़ें बेसिक हैं और आती हैं। अब ये कौन-कौन से ये विषय है, हालाँकि सारे विषय आपको रटने नहीं है, बस 29 हैं और एक बार इसको देख भी लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जनरली क्या है कि मैक्सिमम सभी राज्य से संबंधित ये सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है? अगला आपका आता है आई, 243 आई। तो आई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवस्था करता है भाई देखिए, पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर तो ये बना दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है भाई। इनकी फंडिंग कौन करेगा? इनको पैसा कौन देगा? तभी तो ये अपने काम जो है कर सकेंगे, विकास इनका हो सकेगा। अगर कोई नहीं देगा तो उसके लिए, उसकी रूपरेखा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का क्या किया है? गठन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है इस आर्टिकल के अधीन में। अगर हम देखिए, अगर आर्टिकल 280 को हम देखते हैं, उसमें क्या है, वो सेंट्रल लेवल पर वित्त आयोग का गठन की वहाँ व्यवस्था है आर्टिकल 280 में। तो वो वित्त आयोग क्या करेगा? राज्य और सेंट्रल के बीच में करों के आदान-प्रदान से संबंधित वो काम देखता है, ठीक है? और यहाँ पर जो ये काम देखेगा, ये देखेगा आपका राज्य वित्त आयोग, जो कि क्या कराएगा? जो कि फंडिंग करेगा। ये कहाँ से? यानी कि जो राज्य सरकार है, वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से क्या करेगी? योजना बनाएगी, ठीक है? और उस योजना के तहत में ही जो भी पंचायतों को पैसा आवंटन किया जाएगा। तो इसकी सारी रूपरेखा वो इस योजना सॉरी वो इसकी रूपरेखा इस राज्य वित्त आयोग के अधीन में संचालित होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में ये रखिएगा। और इसका गठन कौन करेगा? ये इम्पोर्टेंट है। इसका गठन हर 5वें वर्ष में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि ये राज्य से संबंधित है, तो वहाँ का जो मुखिया होता है, वो होता है राज्यपाल, ठीक है? तो राज्यपाल इसका गठन करेगा। बस इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, 243 आई के भीतर में, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? अब आपके इसके बाद में आते हैं कि 243 ये है, तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग है। तो जिस प्रकार से हम बात करेंगे 300 आर्टिकल 324 में एक निर्वाचन आयोग सेंट्रल लेवल पर जिसका गठन है, तो ठीक वैसा ही स्वरूप एक राज्य निर्वाचन आयोग के से संबंधित भी है, जो कि आर्टिकल इसके अधीन में है। अब इसका काम क्या होगा? पंचायतों का चुनाव कराना, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसी टॉपिक तक आप ये बातें मैं यहाँ पर समाप्त अब मैं करना चाहूँगा। और इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। और बेसिक रूप से मैंने लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर यहाँ पर करा दी हैं, कुछ ऐसे लगभग छूटी नहीं है। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे तो आपका रिविज़न हो जाएगा। और फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए, देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में हमेशा बने रहिए।